प्रिय विद्यार्थियों, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के गणित के पाठ्यक्रम में मैं आपको आज लघुत्तम और महत्तम के दूसरे पार्ट में आज महत्तम समापवर्तक के बारे में बताने जा रहा हूं। आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना, अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखिए महत्तम समापवर्तक की परिभाषा क्या है। दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है। कैसी? बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। यानी जो संख्याएं दी गई हैं उनका जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, यानी प्रत्येक संख्या में उसका भाग पूरा पूरा चला जाना चाहिए, या प्रत्येक संख्या का भाग उस बड़ी से बड़ी संख्या में पूरा पूरा चला जाए, महत्तम कहलाती है। तो क्या समझे आप? दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, बड़ी से बड़ी या अधिक से अधिक, जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। यानी जो संख्याएं जिसका हम महत्तम निकाल रहे हैं उनमें उस महत्तम का भाग पूरा पूरा चला जाना चाहिए और वो बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। ये महत्तम समापवर्तक की परिभाषा है। अब महत्तम समापवर्तक को समझने से पहले हमें अपवर्तक का ज्ञान होना जरूरी है। व्हाट इज अपवर्तक? अपवर्तक क्या है? अपवर्तक होता है गुणनखंड। किसी संख्या का अपवर्तक गुणनखंड वह है जो संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। यानी ये होते हैं सर्वसंभव गुणनखंड। जैसे 6 का अपवर्तक गुणनखंड है, यानी 1 से लेकर 6 तक कौन कौन सी संख्याएं 6 को विभाजित करती हैं। तो 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, 6 का। तो 6 के अपवर्तक यानी गुणनखंड क्या हुई? 1 2 3 6 हुई। इसी तरह से 8 का अपवर्तक, अब 1 से लेकर 8 तक की संख्या में कौन कौन सी संख्याएं इसको विभाजित करती हैं। तो 1 का भाग जाता है 8 में, 2 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है, 8 का भाग जाता है। तो ये 8 के क्या हुए? अपवर्तक हो गए। अब महत्तम समापवर्तक समापवर्तक सम प्लस अपवर्तक। समापवर्तक का क्या अर्थ है? सम प्लस अपवर्तक। सम मानी बराबर या कॉमन, उभयनिष्ठ। दो या दो से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्तक को समापवर्तक कहते हैं। दो या दो से अधिक संख्याओं के जो गुणनखंड होंगे उनके जो उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब समान या कॉमन होंगे, वो समापवर्तक कहलाते हैं। जैसे 8 के अपवर्तक हैं 1 2 4 8 और 12 के अपवर्तक हैं 1 2 3 4 6 12। अब इन दोनों के अपवर्तकों में समान अपवर्तक कौन से हैं? समान सर्वसंभव गुणनखंड कौन कौन से हैं? 1 2 और 4। तो 8 एवं 12 के समापवर्तक क्या हुए? 1 2 4। और इसमें सबसे बड़ा समापवर्तक क्या है? वो है 4। जो सबसे बड़ा समापवर्तक होता है वही उन संख्याओं का महत्तम है, यानी महत्तम समापवर्तक होता है। तो यहां भी 4 जो है वो 8 और 12 का महत्तम समापवर्तक हुआ। 4 देखिए ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जिसका 8 और 12 में पूरा पूरा भाग जाता है। अब 4 से बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 8 और 12 दोनों को विभाजित करती है, यानी 8 और 12 में जिसका पूरा पूरा भाग चला जाए। 4 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है, अतः 4 ही 8 और 12 का महत्तम समापवर्तक होगा। अब देखिए महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधियां कितनी। आमतौर पर महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की 3 विधियां काम में ली जाती हैं। पहला है अपवर्तक विधि, दूसरी है अभाज्य गुणनखंड विधि और तीसरी है भाग की विधि। अब आप तीनों को अच्छी तरह से देखिए, मैं आपको अच्छी तरह से क्लियर करवा देता हूं। ये तीनों विधियों से हम महत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करते हैं, इन उदाहरणों से अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। जैसे 15 व 20 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो, तो सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना है? अपवर्तक विधि में 15 के आप अपवर्तक ज्ञात कर लो। अपवर्तक का मतलब 15 में कौन कौन सी संख्याओं का 15 तक भाग जाता है। 1 का भाग जाता है 15 में, 3 का जाता है, 5 का जाता है, 15 का भाग जाता है। ये 15 के अपवर्तक हो गए। अब 20 के अपवर्तक का मतलब 1 से लेकर 20 तक कौन कौन सी संख्याओं का भाग जाता है। तो 1 का भाग जाता है 20 में, 2 का भाग जाता है, 4 का जाता है, 5 का जाता है, 10 का जाता है, 20 का जाता है। तो ये 20 के अपवर्तक हो गए 1 2 4 5 10 20। तो 15 और 20 के उभयनिष्ठ अपवर्तक क्या हुए? यहां देखिए 1 दोनों में है और 5 दोनों में है। तो 1 और 5
15 और 20 के उभयनिष्ठ अपवर्तक यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड हुए। अब इनमें सबसे बड़ा अपवर्तक कौन सा है 1 और 5 में? तो 5। अतः 15 और 20 का महत्तम समापवर्तक 5 होगा। समापवर्तक इन दोनों समापवर्तकों में बड़ा कौन है? 5 है, तो 5 ही इसका मैसेप होगा। अब देखिए आप 15 और 20 में 5 का भाग पूरा पूरा जाता है और ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 15 और 20 को विभाजित कर दे। इससे बड़ी 5 से बड़ी कोई संख्या नहीं है ऐसी जो 15 और 20 दोनों को कंप्लीटली विभाजित कर दे, तो 5 ही इसका मैसेप हुआ। यही अर्थ होता है मैसेप का। दूसरा अभाज्य गुणनखंड विधि। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं? दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। जैसे यहां में 15 और 20 का महत्तम समापवर्ती ज्ञात करना है, तो 15 और 20 दोनों के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। अब 15 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किया तो हमने 3 से विभाजित किया, 15 को 5 आ गया, 5 में 5 का भाग दिया 1 आ गया। अब 20 के अभाज्य गुणनखंड किए तो 20 में 2 का भाग दिया 10 आ गए, 10 में 2 का भाग दिया 5 आ गए, 5 में 5 का भाग दिया तो आ गया 1। अब 15 के अभाज्य गुणनखंड तो हो गए 3 गुणा 5 और 20 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 5। अब क्या करते हैं हम? इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में जो कॉमन है उभयनिष्ठ गुणनखंड उसको ले लेते हैं। अगर एक से ज्यादा आते हैं अभाज्य गुणनखंड तो उनको फिर गुणा कर लेते हैं आपस में। तो यहां तो केवल 5 दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो इसका महत्तम समापवर्ती 5 हुआ। तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं? दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं और उनके गुणनखंड फिर लिख लेते हैं। लिखने के बाद में हम उनमें से जो कॉमन होते हैं उभयनिष्ठ उनको ले लेते हैं। अगर एक से ज्यादा कॉमन गुणनखंड होते हैं तो उनको आपस में गुणा करने के बाद में महत्तम समापवर्त निकाल लेते हैं। आया समझ में? और उदाहरण देखिए उनसे और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। अब तीसरी विधि है इसमें भाग की विधि। अब देखिए वही क्वेश्चन जो 15 और 20 का हमें महत्तम समापवर्त निकालना है, तो क्या करते हैं? भाग की विधि में बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते हैं। जैसे यहां 15 और 20 था तो छोटी संख्या यहां 15 है, इसका भाग देंगे, बड़ी संख्या है 20 में, तो 20 में 15 का भाग दिया, 15 एकम 15। अब बचे कितने? 5। अब क्या करेंगे हम? जो पहला भाजक है इसमें इसका भाग देंगे 5 का, जो शेष बचा है ना उस शेष का भाग देंगे पहले भाजक में। तो पहला भाजक 15 था, अब 15 में इस 5 का भाग दिया तो पूरा कंप्लीट चला गया। और भाग की विधि में जो अंतिम भाजक होता है वही संख्याओं का मैसेप होता है। तो यहां अंतिम भाजक 5 है, अतः मैसेप बराबर 5। तो तीनों विधियों में मैसेप 15 और 20 का 5 ही आ रहा है। समान विधियां कितनी भी हो सकती हैं, उत्तर सबका समान होता है। अतः मैं आपको बता दूं छोटी संख्याओं का मैसेप गुणनखंड विधि से या अपवर्ती विधि से ज्ञात करना चाहिए, और बड़ी संख्याएं होती हैं उनका हमें मैसेप भाग की विधि से ज्ञात करना चाहिए, क्योंकि बड़ी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड और अपवर्तक निकालने सरल नहीं होते हैं। उसमें हम बड़ी संख्याएं होती हैं उनको भाग की विधि से ही मैसेप ज्ञात करना चाहिए। और उदाहरण देखिए, उदाहरण अगला देखिए 18 और 24 का मैसेप ज्ञात करो। अब हम अभाज्य गुणनखंड विधि से 18 और 24 दोनों के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड ले लेते हैं। 18 में 2 का भाग दिया 9, 9 में 3 का भाग दिया 3, 3 में 3 का भाग दिया 1। इसी तरह से 24 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो 24 को पहले 2 से विभाजित किया, 12, 12 में 2 का भाग दिया 6, 6 में 2 का भाग दिया 3 और 3 में 3 का भाग दिया तो 1। अब 18 के 2 गुणनखंड आ गए 2 गुणा 3 गुणा 3, और 24 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कौन कौन है? एक तो दोनों में 2 है और एक दोनों में 3 है। तो यहां 18 और 24 का मैसेप क्या होगा? 2 गुणा 3 बराबर 6। तो इन दोनों के जो उभयनिष्ठ गुणनखंड थे 2 और 3 उनको गुणा कर लिया, वही हमारा महत्तम समापवर्तक होगा, उत्तर 6। आया समझ में? और उदाहरण देखिए, अगला उदाहरण 16, 24, 30 का मैसेप ज्ञात करो। तो यहां 3 संख्याएं दी हुई हैं, तो तीनों के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लीजिए। जैसे पहले 16 का ज्ञात किया तो 16 में 2 का भाग दिया गया 8, 8 में 2 का भाग दिया गया 4, 4 में 2 का भाग दिया गया 2 और 2 में 2 का भाग दिया गया 1। ये तो 16 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। इसी तरह से 24 का ज्ञात करेंगे तब 24 में 2 का भाग दो, आगे 12, 12 में 2 का भाग दिया 6, 6 में 2 का भाग दिया 3, 3 में 3 का भाग दिया 1।
ये 24 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब 30 के देखिए, 30 में 2 का भाग दिया आगे 15, 15 में 3 का भाग दिया गया 5, 5 में 5 का भाग दिया गया 1। तो अब 16 के गुणनखंड तो हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और 24 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, और 30 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 3 गुणा 5। अब इन 16, 24 और 30 के अभाज्य गुणनखंडों में उभयनिष्ठ यानी कॉमन गुणनखंड कौन से हैं? केवल इनमें 2 है। अतः 16, 24, 30 का महत्तम यानी महत्तम समापवर्तक है वो 2 होगा उत्तर। अगर समझ में, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से दी गई संख्याओं में उनके सबके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं, फिर हम अभाज्य गुणनखंड को लिख लेते हैं, और लिखने के बाद में उनके कॉमन यानी जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं उनको ले लेते हैं। अगर एक ही अभाज्य गुणनखंड है कॉमन तो वो वही उत्तर होगा, और एक से ज्यादा होंगे तो उनको आपस में गुणा करके उनका महत्तम निकाल लेंगे। आया समझ में? और उदाहरण देखिए आगे। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 24, 32 और 44 को पूरी पूरी विभाजित करते हैं। ऐसी समस्या हम पहचान कर लेते हैं जहां बड़ी से बड़ी, अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा ऐसा नाम लिखा होता है, वो समस्या महत्तम समापवर्तक की होती है। उनका महत्तम समापवर्तक निकालकर ही सवाल को हल करते हैं। तो यहां देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो इसको पढ़ने से हमें पता चल गया कि ये समस्या है, ये महत्तम समापवर्तक की समस्या है, और हमें यहां 24, 32 और 44 का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, वही मतलब उसका भाग 24, 32 और 44 में पूरा पूरा जाएगा। तो अब अभाज्य गुणनखंड विधि से हम पहले 24 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, फिर 32 के कर लेते हैं, फिर 44 के कर लेते हैं। 24 के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो देखिए 2 का भाग दिया 24 में तो आ गया 12, 12 में 2 का भाग दिया गया 6, 6 में 2 का भाग दिया गया 3, 3 में भाग दिया गया 1। अब 32 में 2 का भाग दिया गया 16, 16 में 2 का भाग दिया 8, 8 में 2 का भाग दिया गया 4, 4 में 2 का भाग दिया 2, 2 में 2 का भाग दिया 1। ये आ गए 32 के। अब 44 में, 44 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 44 में 2 का भाग दो आगे 22, 22 में 2 का भाग दिया आगे 11, 11 में 11 का भाग दिया तो 1। अब 24 के अभाज्य गुणनखंड तो हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, और 32 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और 44 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 11। अब देखिए हम 24, 32 और 44 तीनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन हैं, वो तीनों में होने जरूरी हैं। तो 24, 32 और 44 के उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं केवल 1, 2 और दूसरा 2, यानी 2 दुए हैं, 2 बार 2 आएगा। तो अब हमारा 24, 32, 44 का महत्तम क्या हो गया? 2 गुणा 2 बराबर 4। 4 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका 24, 32 और 44 में पूरा पूरा भाग चला जाता है। अतः 24, 32 और 44 का महत्तम 4 होगा। आया समझ में? आगे और उदाहरण देखिए। 5वां उदाहरण, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 39 और 84 से भाग देने पर प्रत्येक हालत में 3 शेष बचे। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है बड़ी से बड़ी संख्या का, तो ये तो पहले से तय हो जाता है कि ये जो क्वेश्चन है वो महत्तम समापवर्तक का है। और जब इस तरह से सवाल दिया होता है जैसे 39 और 84 का भाग देने में प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, तो हम क्या करेंगे? पहले इन संख्याओं में से 3 3 घटाने के बाद में जो बचेगी संख्या उनका महत्तम निकालेंगे, वह संख्या होगी। तो यहां जैसे 39 में से 3 घटा दिया 36 आ गया, और 84 में से 3 घटा दिया 81 आ गया। अब हम 36 और 81 का महत्तम ज्ञात करेंगे। तो अब देखिए 36 का भाग देते हैं हम 81 में, ये भाग की विधि से करते हैं। तो 36 दूनी 72, यहां आ गया 2 और नीचे बच गया 9। अब जो 9 बचा है उसका भाग देंगे हम 36 में, यानी शेष जो बचता है उसका भाग देते हैं पहले भाजक में। अब 36 में 9 का भाग दिया तो 4 बार पूरा पूरा चला गया। जो अंतिम भाजक होता है वही संख्याओं का महत्तम होता है। अंतिम भाजक यहां कितना है? 9। अतः वह संख्या 9 है जिसका 39 और 84 में भाग देंगे तो क्रमशः 3 शेष बचेंगे। आप इनकी भाग देकर जांच कर सकते हैं। 39 में देखिए 9 का भाग देंगे, 9 चौक 36 बच गया 3, और 9 9 81, और 84 में से 81 गैस करेंगे तो 3 बचेंगे। तो इसका दोनों का हम 3 3 घटाकर महत्तम ज्ञात कर लेंगे, और वही संख्या है जिसका भाग 39 और 84 में देने पर क्रमशः 3 शेष बचेगा। तो हमारा यहां आंसर क्या होगा? 9 आंसर होगा महत्तम।
आया समझ में? ऐसे सवालों में जब आपको बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में इस तरह से पूछा जाता है और हर हालत में या कईयों में क्या है क्रमशः भी बचते हैं, यानी एक में 3 बच जाता है, एक में 5 बचता था, पहली संख्या में से 3 बचता है तो 3 घटाएंगे और दूसरी संख्या में अगर 5 शेष बच रहा है तो 5 घटा के फिर दोनों का जो बचे हुई संख्याएं हैं उनका मैसपै ज्ञात कर लेते हैं, वही हमारा आंसर होता है। आया समझ में? तो इस तरह से अगला उदाहरण देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 221 व 259 में भाग दिया जाए तो क्रमशः 5 और 7 बचे। अब यहां देखिए अलग अलग शेष बच रहे हैं, दो संख्या हैं, एक संख्या है 221 और एक संख्या है 259। अगर हमें वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसका हम 221 और 259 में भाग दें, 221 में भाग दें तब तो शेष बचेंगे 5 और 259 में उस संख्या का भाग देंगे तब शेष बचेंगे 7। तो हम क्या करेंगे, अब यहां हम 221 में से तो घटाएंगे 5 और 259 में से घटाएंगे 7 और जो शेष संख्याएं बचेंगी 216 और 252। 221 में से 5 घटाया 216 बचा, 259 में से 7 घटा दिया 252 बचा। अब 216 और 252 का हम महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे, यानी इसको शॉर्ट में मैसपै कहते हैं, मैसपै ज्ञात करेंगे। तो हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या है इसलिए 252 में 216 का भाग देंगे। अब 216 का 252 में भाग दिया तो 216 1 216 एक बार गया और बचा कितना, 12 में से 6 काटे 6 हाथ की लगी, 1 2 5 में से 2 3 36 बच गया। अब जो बचा है उसका भाग पहले भाजक 216 में देंगे, तो 36 का भाग 216 में देंगे तो 36 6 216 6 बार चला गया और जो अंतिम भाजक होता है वही हमारा आंसर होता है। अंतिम भाजक यहां कितना है 36, अतः मैसपै बराबर 36। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 36 होगी जिसका हम 221 व 259 में भाग देंगे तो क्रमशः 5 व 7 शेष बचेंगे, यानी 221 में हम 36 का भाग देंगे तब तो शेष बचेंगे 5 और 259 में हम 36 का भाग देंगे तो शेष बचेंगे 7। अतः वह संख्या 36 है जिसका हम 221 और 259 में भाग देंगे तो क्रमशः 5 और 7 शेष बचेंगे। तो इस तरह से संख्याओं में जितने जितने शेष बच रहे हैं उनको घटाकर जो शेष संख्याएं बचती हैं उनका महत्तम समापवर्ती निकाल लेते हैं, वही हमारा आंसर होता है। आया समझ में? तो मैं उम्मीद करता हूं कि महत्तम समापवर्ती की परिभाषा, अपवर्त्य क्या होता है, वो गुणनखंड और महत्तम समापवर्ती ज्ञात करने की जो 3 विधियां मैंने आज इस वीडियो में आपको बताई वो अच्छी तरह से आपकी समझ में आ गई होंगी। और भाषा वाले ये सवाल हैं जो बड़ी से बड़ी संख्या इस तरह से दिए होते हैं वो अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन अभ्यास के लिए दे रहा हूं, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना ताकि आपका नॉलेज के बारे में मुझे पता चले कि आप कितना सही या गलत कर रहे हैं। अगर आप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर लिखेंगे तो हमें पता चलेगा कि आपका आंसर सही था या नहीं। अतः आप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर अवश्य लिखेंगे ताकि आपके नॉलेज का पता चले कि आप कितना मेरे वीडियो से कितना सीख पाए हैं। अब अभ्यास के प्रश्न देखिए, निम्न का मैसपै अपवर्तक के आधार पर ज्ञात कीजिए, यानी अपवर्तक विधि से इन 5 सवालों का आपको मैसपै ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न का मैसपै अभाज्य गुणनखंड विधि से, ये 5 क्वेश्चन है, इनका अभाज्य गुणनखंड विधि से आप मैसपै ज्ञात कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न का मैसपै भाग की विधि से ज्ञात करेंगे। ये 4 क्वेश्चन है, इनका भाग की विधि से आपको महत्तम समापवर्ती ज्ञात करना है। और चौथा क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। अब जहां बड़ी से बड़ी का नाम आ जाता है इसका मतलब आपको समझ लेना चाहिए कि ये समस्या महत्तम समापवर्ती से संबंधित है, जिसका 36 और 48 में भाग पूरा पूरा जाता है। अब 36 और 48 में भाग जाने वाली संख्या तो उन दोनों का महत्तम समापवर्ती होगी, तो आप इनका महत्तम समापवर्ती फाइंड कर लेंगे। 5वां क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसका 245 और 1029 में भाग देने प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। ये प्रत्येक दशा में शेष बचने वाला सवाल है। तो मैंने आपको बताया था कि जितना शेष बचता है वो उन संख्याओं में से घटाकर जो शेष संख्याएं बचेंगी उनका मैसपै आप ज्ञात कर लेंगे, वही आपका आंसर होगा। तो आपके ये महत्तम समापवर्ती वाला टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।